नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट भी आ चुका है। आपकी परीक्षाएं 25 अप्रैल से प्रस्तावित भी हैं। इस बीच बहुत कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करना है, तो हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट लेकर आए। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। साथियों, जो ये सेशन जो चल रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आज तो मैंने टाइप करके लाया है और सारे घटना चक्र से मैंने इन सारे जीएस के प्रश्न को लेकर आया। अगर आप वर्दी लेकर प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में पूरी तरीके से संभावनाएं है कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? बताइए, केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, कौन सा कर है? ऑप्शन ए है पहला निगम कर, ऑप्शन बी है राज्य उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी है आयकर, ऑप्शन डी है वस्तु एवं सेवा कर। यानी केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में इसमें कौन सही होगा, जरूर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य की बात कर रहा है ना, यहाँ केंद्र की बात किया, तो इस वजह से केंद्र द्वारा नहीं लगाया जाता है। कौन? राज्य उत्पाद शुल्क। जीएसटी के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीएसटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक इसको दर्जा भी मिला था, ठीक। और अधिनियम जो आया था 2016 में आया था। इससे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मुझे ये बता दिया, मैंने इसको बता दिया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कहीं दिक्कत होगी तो जरूर आप कमेंट करिएगा। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। इसमें है कि जब विमुद्रीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है? भाई, क्या खो देती है? और किसी भी प्रकार की लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं जा सकती है। मतलब उसका कानूनी रूप से उसकी वैधता खत्म हो जाती है। किस चीज की खत्म हो जाती है? पहले तो आपको समझना है कि विमुद्रीकरण होता क्या है। विमुद्रीकरण होता क्या है, पहले आपको ये समझना है। विमुद्रीकरण का मतलब क्या जानते हैं? नोटबंदी। नोटबंदी यानी अगर कानूनी रूप से देश में केंद्र सरकार कहे या प्रधानमंत्री कहे कि आज से देश में नोटबंदी शुरू हो गई, तो आपके हाथ में जो पैसा है ना, 500, 1000, 100 जितने नोट की अगर वो बंदी करे, जिस भी नोट का बंदी करे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दुकानदार कोई भी नहीं लेगा। उसके लिए आपको सीमित समय दिया जाता है कि आप भाई बैंक में उस पैसे को क्या कर दीजिए? रिटर्न कर दीजिए। दुकानदार आपसे वो पैसा नहीं लेगा। तो क्या खो देती है भाई? ऑप्शन ए है धन मूल्य, ऑप्शन ए है सिक्का मूल्य, ऑप्शन सी है मुद्रा मूल्य, ऑप्शन डी है अंकित मूल्य। इसमें क्या खो देती है? अगर आपने 500 का नोट अगर लेके जाएंगे, तो अभी अभी जो वर्तमान में नोटें जो चल रही है, 500 का नोट अगर कहीं लेके जाएंगे तो दुकानदार को देंगे तो 500 के बदले 500 का आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर विमुद्रीकरण अगर लागू हो गया तो 500 का नोट लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। 5 रुपया में कोई चेंज नहीं करेगा। जब तक वो बैंक में जमा नहीं कर देंगे और जब तक केंद्र सरकार उसको वैधता, आरबीआई उसको वैधता न दे दे। तो अब क्या होता है इसमें? क्या हो? अंकित मूल्य, यानी ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, अंकित मूल्य। उस पर जो नोट पे पैसा लिखा रहता है अंकित, 100 रुपया की है, 50 रुपया की है, 500, 2000, 1000 की है, तो ये लिखा रहता है। अब यहाँ से 1-2 और प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? अभी तक कितनी बार हुआ है? ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको तो ये अभी लेटेस्ट वाला याद होगा। एक तो आज़ादी से पहले 1946 में हुआ था। उसके बाद एक आपका कब हुआ था? 1978 में हुआ था। एक आपका कब हुआ था? 2016 में, अभी हम लोगों ने लेटेस्ट में देखा 2016 में। और एक कब हुआ? 2023 में। अब पूछेंगे कि सर 2023 वाला तो गलत बता रहे हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, इसमें 500 और 1000 की नोट को क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। बड़ा अफरा तफरी मची थी, ठीक। और इसमें 2023 में 2000 की नोट बंदी हुई ना। 2000 की नोट क्या हुआ? विमुद्रीकरण हुआ, 2000 की नोट जमा हो गई बैंक में। तो ये मुख्य रूप से 3, और इसको भी अगर देखा जाए तो चौथा है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? 2016 वाले पे। देश में तहलका मच गया। 2000 वालों को कोई जाना भी और नहीं भी जाना, ठीक है। अब 2000 की नोट नहीं दिखती है आपको, ठीक। तो कानूनी रूप से वो वैध नहीं रह जाएगी जब विमुद्रीकरण होता है, यानी अंकित मूल्य उसका 0 हो जाएगा।
बैंक को जमा करेंगे और आरबीआई या केंद्र सरकार जब उसको मान्यता देंगी तब जाकर वो क्या होगा, वैध होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है भाई? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी है लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन डी है प्रोटीन संश्लेषण। यहां से 3-4 चीजें आपको याद रखना है। पहली क्या याद रखना है? पहला याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, या पावर हाउस का गृह या घर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की बात कर रहा है क्या है ना, राइबोसोम क्या है भाई? तो प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, कोशिका की आत्मथैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को याद रखिएगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम से ये प्रश्न बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, आपका राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और लाइसोसोम को आत्मघाती की कोशिका के आत्मघाती की थैली कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक। इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो बाजरा का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 प्रश्न लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं साथियों। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर निर्भर करता है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है इसमें आपका ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 25। तो जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं इस समय? तो इस समय आपका ऑप्शन बी आपका 33 है, इसको याद रखिएगा। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई? विकल्प के अनुसार ऑप्शन ए है खेड़ा, ऑप्शन बी है बारदोली, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है चंपारण। तो क्या पहली बार सत्याग्रह का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? समझ लीजिए। तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है आपका 1917 में। ध्यान, तीन कठिया प्रथा के प्रति विरोध में, तीन कठिया प्रथा के विरोध में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अगर वही पूछा जाता कि अगर इसमें दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन रहता तो पहला सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, ठीक। लेकिन विकल्प में उस तरह का ऑप्शन नहीं है, इसलिए भारत के संदर्भ में चंपारण ही लगाएंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक मतलब विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है? ठीक, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 22, बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 बात करता है। 21 आप जानते हैं, 14 जानते हैं और 22 जानते होंगे। 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है। 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, ठीक। इसी तरह से जो जो महत्वपूर्ण होंगे हम आपको बताते जाएंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? बता दीजिए, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सपांसन, ऑप्शन बी है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन डी है रिसर्च डिटोनेशंस एक्सप्लोसिव। इसमें कौन सही हो सकता है आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा, इसमें आरडीएक्स का पूरा नाम इसमें होगा आपका रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय राज्य चाय के का प्रमुख उत्पादक, यानी चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बताइए। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है असम। यानी चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन
डी यानी असम राज्य में चाय का उत्पादक अधिक होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था जी? अगर आप इसको कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें ये ए हो जाएगा, यानी क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में, जब ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में। तो उस समय क्या चल रहा था भाई? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। और ब्रिटेन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, खराब हो गई थी। तो भारतीयों को भारत से सहयोग लेने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था और सीमित अधिकार देने की बात किया गया था। लेकिन भारत पूरी तरीके से एक स्वतंत्र देश चाहता था, अपना खुद का संविधान निर्मित करना चाहता था। तो इस वजह से अंग्रेज के चाल में फंसने वाला भारत नहीं था। इसी के विरोध में अब भारत को भी लगा कि नहीं, उधर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ चुका है और यही एक बहुत सुनहरा मौका है कि मतलब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाए कि अंग्रेज यहाँ से भागे। तो ये क्रिप्स मिशन के विरोध में शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भाई? कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है पाइथागोरस, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन सी है यूक्लिड है जी भाई, यूक्लिड है, ध्यान दीजिए, यूक्लिड। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? यानी ज्यामिति के जनक के रूप में आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यूक्लिड को जाना जाता है। केपलर जो ग्रहों के गति के नियम, कापरनिकस सौर मंडल की खोज, अरस्तु राजनीति शास्त्र के पिता, पाइथागोरस के बारे में आप लोग तो पूरी तरीके से जानते ही होंगे। ठीक, ऑक्सीजन की खोज किसने किया? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए है जॉर्जेस क्लाउड, ऑप्शन बी है क्रिश्चियन सोमबिन, ऑप्शन सी है बर्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी, ऑप्शन डी है जोसेफ प्रिस्टले। यानी ऑक्सीजन की खोज किसने किया था बताइए? यानी मरकरी ऑक्साइड का परीक्षण चल रहा था, उसी समय भाई प्रिस्टले महोदय ने देखा कि नहीं भाई, एक दहनशील गैस निकल रही है, उसी का नाम आगे चलकर क्या पड़ा है? ऑक्सीजन पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? बस यही समझना है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, और श्रेय इन्हें किसे जाता है भाई? ऑप्शन ए है जोनास साल्क, ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की खोज किसने किया है भाई बताइए? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे, पेनिसिलिन की खोज, सॉरी। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 352 से संबंधित है? 352 अनुच्छेद का जिक्र है। ऑप्शन ए है नए राज्यों की गठन की बात करता है 352, नहीं। ऑप्शन सी है सीजीआई की नियुक्ति की घोषणा, ऑप्शन सी है लोकसभा भंग करने की घोषणा, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपात की घोषणा। तो अनुच्छेद 352 साथियों, इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रपात काल की घोषणा की बात करता है। इसमें राष्ट्रपात उपबंध किस अनुच्छेद में है पता है? भाग में है, संविधान के भाग किस में है? भाग 18 में है। और आपको 352, 356 और 360 ये चीजें आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद है। 352 आप जान गए ना, राष्ट्रपात से है, 356 राष्ट्रपति शासन से, 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक, ये याद रखिएगा। 15 नंबर, यूडीए 4 यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार प्रदान करता है या अधिकार की गारंटी देता है उत्पीड़न से? तो बताइए, उत्पीड़न किसी का होगा तो भाई कौन सा अनुच्छेद की बात करेगा? अनुच्छेद 10, ऑप्शन अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 18, विकल्प डी अनुच्छेद 25। तो भाई कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, तो उत्पीड़न कहाँ से हो गया? इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही। भारत ने ब्रिटिश शासन
से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की, बताइए। भारत को कब आज़ादी मिली है, कब आज़ादी मिली? तो दो चीज़ें आपको समझना है, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस आपको समझ लेना है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद हुए, और गणतंत्र दिवस का मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश के संविधान लागू हुआ, और उसी समय हम लोग क्या हुए? गणतंत्र हुए। गणतंत्र का मतलब जिस देश का मुखिया जनता द्वारा क्या हो? निर्वाचित हो। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ बात किया गया है कि भाई आज़ादी हमें कब मिली, स्वतंत्रता हमें कब मिली। ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 1962। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1947। 1999 में कारगिल का युद्ध होता है, याद रखिएगा। 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक। अब यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है इसमें भगत सिंह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जिसका लोहे की तरह उनकी दृढ़ इच्छा हो, ठीक। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें आपका जो होगा, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों भाई इनको लौह पुरुष कहा जाता है? इनके अंदर कठोर निर्णय लेने की क्षमता थी, इनके अंदर दृढ़ इच्छा थी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। इन्होंने 550 प्लस देशी रियासतों को क्या किए? अपने कूटनीतिक, अपने चालबाजी के बल पर भारत में क्या किए? मिलाया। और 3 जो देशी रियासतें थी, जिसमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को कानूनी प्रक्रिया यानी कार्रवाई, पुलिस बल के कार्रवाई के आधार पर उनको क्या किया गया? मिलाया गया। तो ये छल बल हर तरीके से संपन्न थे, इस वजह से इनको लौह पुरुष कहा जाता है। 17 नंबर हो गया। अगला देखिए 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से क्या है? मुक्त है। ऑप्शन ए है गणराज्य, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है पंथ निरपेक्ष। तो यानी हम लोग आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों मामले में स्वतंत्र हैं। यह कौन वकालत करता है, कौन बात करता है? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न ही होता है कि जैसे हम लोग, जब तक हमारा देश का संविधान लागू नहीं हुआ था, भले ही हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, लेकिन हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब बने? जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ। यानी हम अब अपने देश के नीति निर्माण, विदेश नीति, शासन व्यवस्था को संचालन करने में हम पूरी तरीके से खुद के सक्षम हैं। हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, यानी किसी के दूसरे के दबाव में भी हम कोई काम करने वाले नहीं है। लेकिन 1950 से पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कानून बनता था, हमारे देश पर लागू होता था, जबरन हमें वह मानना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना। अमेरिका के दबाव में हम लोग काम नहीं करते हैं, पाकिस्तान के दबाव में नहीं काम करते हैं, या किसी के भी दबाव में, विश्व के किसी भी देश के दबाव में हम लोग काम नहीं करते हैं। पूरी तरीके से हम क्या है? स्वतंत्र हैं। तो क्या है मामला भाई? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और हम अपने देश की नीति निर्माण हम खुद कर सकते हैं। हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ रहे हैं? कुछ कुछ शब्दों का मतलब हम बता देते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? यानी भारत कहा जाता है ना, भारत एक सेक्युलर है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी भारत का कोई निजी धर्म नहीं होगा, यानी देश का कोई अपना निजी धर्म नहीं होता है, लेकिन सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समान व्यवहार की बात करता है। उसके बाद समाजवादी का मतलब समझ रहे हैं ना, समाज के अंतिम व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना या उनको मुख्य धारा में लाना, जोड़ना, ताकि वो भी देश के नीति निर्माता में वह भी अपना भाग ले सकते। यानी जो भी योजना बनाना, तो समाज के वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर योजना बनाना, ताकि वो भी उस योजना से लाभान्वित हो सके। यानी सबकी भला की बात करता है। गणराज्य का मतलब जिस देश का मुखिया, जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो, वंशागुणत न हो, ठीक। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, CPCB का पूर्ण नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, ऑप्शन सी है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, ऑप्शन डी है सेंट्रल पॉल्यूशन
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें बताएंगे। सीपीसीबी का या सीपीसीबी का पूर्ण नाम पूछा है इसमें। इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपका सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब थोक मुद्रास्फीति का मतलब आप समझ लीजिए। थोक मुद्रास्फीति का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी थोक के भाव आप समझ लेंगे। अब मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। महंगाई भाई किस पर मतलब थोक में अगर निर्भर करती है, जैसे आप समझ लीजिए। इसमें पहले विकल्प देख लीजिए। ऑप्शन ए है केवल चलती मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी है आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों में, ऑप्शन सी है केवल आवास मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी है केवल खाद्य मुद्रास्फीति में। यानी मुद्रास्फीति थोक की बात करता है ना, तो थोक में जैसे मान के चलिए कि गेहूं, चावल, फल, सब्जी वगैरह में मुद्रास्फीति मतलब महंगी हो जाए, तो कौन सी महंगी होती है भाई? मुद्रास्फीति थोक वाले में। इसमें केवल खाद्य मुद्रास्फीति आता है, ठीक है, प्राथमिक भी आता है इसमें, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल खाद्य मुद्रास्फीति होता है। जैसे भी कोई भी अगर गेहूं चावल का अगर पहले 2000 रुपये पर वो चीज़ें मिलता है और महंगाई हो गई तो कितने पे मिलेगा भाई? 3000 रुपये मिलेगा। ठीक, कोई भी खाद्य पदार्थ 3000 रुपये मिलेगा, तो प्रभाव पड़ा ना, ठीक, खाने वाली पीने वाली चीज़ें पे, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ देखिए, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, डायरेक्ट ये तो प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको पूरी तरीके से याद रखना है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें तो आपका होगा 4 डिग्री तो सही है, लेकिन अब सवाल है कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। 4 डिग्री पे ही अधिकतम क्या होता है? डेंसिटी यानी घनत्व होता है, इसको याद रखिएगा। 22 नंबर, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है एलन जेन। यानी तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है भाई? अमीर खुसरो। आपका तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो है। ठीक, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये तो कई बार पीसीएस प्री में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। थंडर ड्रैगन पड़ोसी देश की बात करता है ना, तो पड़ोसी देश में हमारे कौन है भाई? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो थंडर ड्रैगन याद रखिएगा कौन से देश को की भूमि को कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी भूटान आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, बता दीजिए। ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 4 क, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 2। यानी राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी की बात करता है, कौन सा भाई? संविधान के कौन सा भाग? इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक। वही मूल कर्तव्य की अगर बात करता है तो राज्य के 4 क आ जाता है। मूल अधिकार की बात करेगा तो भाग 3 आ जाएगा, और भाग 2 क्या है भाई? नागरिकता की बात करता है। तो हम लोगों ने जो प्रश्न को हल सॉल्व कर रहे हैं, तो एक से अधिक प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को भी आपको सुनना है, और नोट करना चाहते हैं तो नोट तो करते रहिएगा, ठीक है। 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ध्यान, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लठमार होली। ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी है बरसाना, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है गोकुल। लठमार होली कहाँ खेली जाती है भाई? यही बता देना है आपको। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, बरसाना। क्या है? बरसाना, आप याद रखिएगा, लठमार होली, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होली है। साथियों, ये 25 क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने 3 सेट कराए हैं, उस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तीनों सेट, क्योंकि एक दूसरे से लिंक करके हम चल रहे हैं। और अगर पूरा वीडियो अगर देखते हैं, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ देखते हैं ना, तो आप कभी 6 महीने 25 अप्रैल से एग्ज़ाम है ना, तभी आपके पास बहुत सारा टाइम भी बचा है।
बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स भी करेंगे, और हर प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कि भाई कौन प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा में, इसको ध्यान में रखकर हम पूरी तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मुझे पूरी तरीके से आपसे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और कुछ भी अगर कि कहीं दिक्कत आ रही होगी, समझ नहीं पा रहे होंगे, तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और कहाँ से मुझे देख रहे हैं ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।